विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध का स्वागत किया है। विदेश मंत्री ने एक्स पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को धन्यवाद दिया और लिखा है कि भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि हुई है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस। अब आपको बताते हैं कि टीआरएफ है क्या और इसने भारत पर कौन कौन से आतंकी हमले किए हैं। जब अगस्त 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर ए तैयबा का शैडो आउटफिट बनाया और नाम दे दिया द रेजिस्टेंस फ्रंट। वो ये संदेश देना चाहते थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद टीआरएफ बना है और ये भारत के खिलाफ बगावत करके बना है। मतलब इसका कोई उर्दू से जुड़ा हुआ नाम या मुसलमानों से या पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई नाम नहीं दिया, लेकिन नाम क्या दे दिया अंग्रेजी का, द रेजिस्टेंस फ्रंट। हकीकत यह थी कि इसके पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी थी। टीआरएफ की स्थापना मोहम्मद अब्बास शेख ने की थी, जो मारा जा चुका है। इस वक्त इस संगठन का सरगना है शेख सज्जाद गुल। इस आतंकी संगठन का ऑपरेशन चीफ है अहमद खालिद। भारत ने इस आतंकी संगठन को यूएपीए के तहत 2023 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। टीआरएफ ने कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों और आम लोगों को निशाना बनाया। अपने टारगेट उन्हीं लोगों को बनाया जो कश्मीर में विकास का काम कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा हमला तो 22 अप्रैल को पहलगांव की बैसरन घाटी में रहा, जहां हमले में कुल 28 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 9 जून 2024 को जम्मू के रियासी जिले में शिवखोड़ी जा रहे हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया। 9 लोगों की तब मौत हुई थी और 33 घायल। 20 अक्टूबर 2024 को गांदेरबल में प्रवासी कंस्ट्रक्शन मजदूरों को निशाना बनाया। 7 लोग मारे गए, 6 मजदूर घायल। 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग में इंडियन आर्मी और पुलिस पर हमला किया। 3 लोगों की मौत हुई, एक कर्नल, मेजर और एक डीएसपी। 8 जुलाई 2020 को बांदीपुरा जिले में बीजेपी नेता के परिवार पर हमला किया। 3 लोग मार दिए। टीआरएफ का तो बस नाम है, असल में ये पूरा आउटफिट लश्कर और आईएसआई के लिए काम कर रहा है और ये पूरा पाकिस्तान के एजेंडे पर चलता है। पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता है कि कश्मीर तरक्की करे, इसीलिए टीआरएफ के आतंकवादियों ने खास तौर पर उन सारी एक्टिविटीज को निशाना बनाया जहां विकास के काम हो रहे हैं। चाहे वो कोई सुरंग बन रही हो, उसके मजदूरों पर हमला करने की बात, या फिर कश्मीर में घूमने वाले टूरिस्ट हो जो वहां पर पर्यटन के जरिए लोगों की जेब भर रहे हैं, उन पर हमला कर दिया। इंडियन आर्मी और हिंदू तो इनके निशाने पर हैं ही, लेकिन इन्होंने पहलगांव का हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका एहसास उन्हें कुछ दिनों में ही हो गया था। आपको याद होगा कि पहलगाम अटैक के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे, जिसमें हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा शामिल थे। यह हमला टीआरएफ के 5 आतंकवादियों ने किया था जो फाल्कन स्क्वाड से ताल्लुक रखते थे। हमले के बाद पहचान हुई कि हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी एक पाकिस्तानी फौज का पूर्व कमांडो है। उसके साथ एक और पाकिस्तानी था अली भाई और 2 भारतीय कश्मीरी आतंकी। यह हमला सैफुल्लाह कसूरी ने प्लान किया था, जो लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर है और हाफिज सईद का खास है। इसके भी सबूत है कि हमले के दौरान लश्कर के कमांडर और आतंकी पाकिस्तान और पीओके के इस हमले को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। टीआरएफ पूरी तरह से पाकिस्तान और लश्कर का प्रोजेक्ट है, जो भारत में और खास तौर पर कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए बनाया गया। आपको बताते हैं कि कैसे टीआरएफ लश्कर की टॉप लीडरशिप की देखरेख में फल फूल रहा है। टीआरएफ के नए आतंकवादियों को लश्कर के अनुभवी आतंकवादी ही ट्रेनिंग देते हैं। टीआरएफ के आतंकवादी लश्कर ए तैयबा के कैंपों में ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अलावा लश्कर ही टीआरएफ को हथियार और लॉजिस्टिक्स भी देता है। टीआरएफ को पूरी वित्तीय सहायता भी लश्कर ए तैयबा की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा उनका प्रोपेगेंडा, टेक्निकल सपोर्ट सब लश्कर देता है। टीआरएफ के आतंकियों की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कोऑर्डिनेशन भी लश्कर ही करवाता है। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि टीआरएफ लश्कर का ही फ्रंट है। खुद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट में यह बात लिखी हुई है कि लश्कर का फ्रंट और प्रॉक्सी है टीआरएफ एलियस लश्कर ए तैयबा। यह काम तो टीआरएफ के नाम से कर रहा है ये फ्रंट, लेकिन असल में पीछे है लश्कर। और वैसे ही जब भी लश्कर ए तैयबा पर बैन लगता है, वो नए नाम लेकर नई एक संगठन, एक फ्रंट खोल देता है और आतंकी
द मिल्ली मुस्लिम लीग, और अब मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। हमने आपको बताया भी था कि कैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर की ये पॉलिटिकल विंग मिल्ली मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान में, भारत के कोने कोने में अलग, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के कोने कोने में जलसे निकाल रही है, कर रही है। भारत के खिलाफ जिहाद फैलाने की अपील बाकायदा की जा रही है मंच से। हाफिज सईद के नफरती भाषण सुनाए जा रहे हैं और जिहादियों की भर्तियां भी चल रही हैं, लेकिन ये सब कुछ अमेरिका को नहीं दिखता। क्या अमेरिका को नहीं पता है कि हाफिज सईद का यह आतंकी संगठन अपना नाम बदल रहा है और लगातार बदल रहा है? पिछले 25 वर्षों से ही यह चल रहा है। अमेरिका उसे एक नाम से बैन करता है, दूसरे नाम से शुरू हो जाता है। इस आतंकी संगठन का सबसे ज्यादा पीड़ित तो भारत है। अमेरिका को इससे क्या फर्क पड़ रहा है? और आज हम ये खरी खोटी बात कहना चाहते हैं। अमेरिका तो बस कह देता है कि आज ये संगठन आतंकी घोषित, आज ये संगठन आतंकी घोषित, लेकिन इससे होता क्या है? अमेरिका की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी FBI, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग में सबसे तेज मानी जाती है, उनको समझ ही नहीं आता कि ये लश्कर के नए नए फ्रंट खुल रहे हैं। क्या अमेरिका को नहीं पता है कि पाकिस्तान का इकोसिस्टम कैसा है? वो खुद इन आतंकवादियों को पालता है। क्या अमेरिका को नहीं पता है कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज इन आतंकवादियों को पूरा संरक्षण देती है? यही अमेरिका का दोहरा चरित्र है। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया, अमेरिका अपने साथ लंच खिलाया, फिर मुनीर ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। यह बात सही है कि अमेरिका ने TRF को लश्कर का आतंकी फ्रंट बताकर उसे ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहला तो यह कि अमेरिका को यह कार्रवाई करने में 6 वर्षों का वक्त क्यों लगा, जबकि उसके पास लश्कर तैयबा की गतिविधियों को लेकर इंटेलिजेंस थी। तो फिर TRF को एक आतंकी संगठन घोषित करने में टाइम तो साहब ने खूब लिया। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया गया? आप ये तो कहते हैं कि TRF आतंकी संगठन है, ये लश्कर का फ्रंट है, लेकिन कहां, किस देश में? अंतरिक्ष में तो रहते नहीं ये लोग। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के बयान में लगता है कि जानबूझकर यह नहीं बताया गया कि कैसे TRF और लश्कर पाकिस्तान के लिए किसी जन्नत जैसा है। दोनों ही, चाहे लश्कर आतंकी संगठन हो, TRF हो, पाकिस्तान उनके लिए जन्नत है। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को ऐसे हिंदी, राज ठाकरे की चेतावनी, अगर हिंदी हुई लागू तो बंद करा देंगे स्कूल। निशिकांत दुबे को समुद्र में डुबो देने की धमकी। मॉनसून सत्र से पहले राजनाथ के घर बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म। शाह, नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। संसद की रणनीति पर महत्वपूर्ण चर्चा। कल विपक्ष भी करेगा मंथन। छांगुर के 15 ठिकानों पर ईडी के छापे। 60 करोड़ से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा। महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में भी छापे। TRF को आतंकी संगठन घोषित करने के अमेरिकी निर्णय के बाद चीन के बदले सुर बोला, आतंकवाद के विरुद्ध सख्त एक्शन जरूरी। पहलगाम हमले की जमकर की निंदा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मराठी हिंदी विवाद के बीच आज राज ठाकरे ठाणे के मीरा रोड इलाके में एक रैली करने पहुंचे और यहीं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार की मराठी नहीं बोलने के कारण जमकर पिटाई कर दी थी। राज ठाकरे ने एक बार फिर से दोहराया कि जो गैर मराठी लोग मराठी का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता उन्हें ऐसे ही पीटेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे को पटक पटक कर मारेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि वो मुंबई आए तो हम उन्हें न सिर्फ मारेंगे बल्कि समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। अब इस पर एक बार फिर से राजनीति काफी तेज हो गई है। जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। मुंबई में आ जाओ।
मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ठाणे के मीरा रोड इलाके में रैली करने पहुंचे तो उन्होंने यहां सबसे पहले अपना मराठी एजेंडा चलाया। राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पटक पटक कर मारेंगे वाले बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि वो मुंबई आएंगे तो हम उन्हें समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार दुबे नावाचा कसं काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। दरअसल मराठी भाषा के नाम पर एमएनएस की गुंडागर्दी पर झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि जैसे राज ठाकरे के गुंडे गैर मराठियों को मार रहे हैं, ऐसे अगर वो इन राज्यों में कभी आए तो उन्हें पटक पटक कर मारेंगे। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो, कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास, माइंस हमारे पास है। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। निशिकांत दुबे के मराठी और महाराष्ट्र के देश में योगदान के बारे में दिए गए बयान पर भी काफी विवाद हुआ था। वहाँ जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं, हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। माहिम में जो है सारे मुसलमान हैं, हिम्मत है तो तुम वहाँ चले जाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन मराठी नहीं बोलता है, वो तो आंध्र का है, तेलुगु बोलता है बेचारा, आप उसको जरा मारपीट करके देखो। LIC का जो चेयरमैन है वो नॉर्थ ईस्ट का है, भानु, जरा उसको जरा मारपीट करके देखो। जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं। राज ठाकरे ने मीरा रोड पर हुई रैली में मराठी अस्मिता के नाम पर हुंकार भरते हुए कहा कि अगर किसी ने मराठी भाषा की इज्जत नहीं की तो हम उसके गाल और हाथ दोनों लाल कर देंगे। मराठी भाषेला 2,500 ते 3,000 वर्षांचा इतिहास आहे। मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला। ते हिंदी ही काही वाईट भाषा नव्हे, आमच्यावर लादणार असाल नाही बोलणार जा। हे या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला आत्ताच सांगतोय, मी माझ्या पत्रामध्ये पण दिलं होतं, आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नव्हे। पण हिंदुत्वाच्या बुरख्या खालून जर समजा तुम्ही माझी मराठी संपवायला येणार असाल, माझ्यासारखा कडवट मराठी तुम्हाला सापडणार पण नाही। मी गेले 20 वर्ष मी ओरडून ओरडून बोंबलून बोंबलून सांगतोय, ही नुसती माणसं येत नाही आहेत, हे नुसते इमारतींमध्ये माणसं येत नाही आहेत, इमारती उभ्या राहतात आणि बाहेरची माणसं येत आहेत, इमारती उभ्या राहतात आणि बाहेरची माणसं येत आहेत, नुसती माणसं नाही येत आहेत, हे मतदारसंघ बनवत आहेत। आणि हा अख्खाच्या अख्खा पट्टा हा सगळा गुजरातला मिळवण्यासाठीचे सगळे खटाटोप सुरू आहेत। राज ठाकरे ने मिठाई दुकानदार को पीटने के मामले पर कहा कि उसे मराठी नहीं बोल पाने की वजह से नहीं, उसके एटीट्यूड की वजह से पीटा गया था और हमारे कार्यकर्ता मराठी का सम्मान नहीं करने वाले लोगों को आगे भी ऐसे ही सबक सिखाते रहेंगे। वहीं राज ठाकरे ने नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर हिंदी के अनिवार्य किए जाने वाले फडणवीस सरकार के फैसले पर भी जमकर निशाना साधा। मराठी भाषा विवाद के चलते आज राज ठाकरे मीरा भाईंदर पहुंचे। मीरा भाईंदर वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले एक दुकानदार को मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा मराठी ना बोलने पर मारा गया था, जिसके बाद व्यापारियों ने एक मोर्चा निकाला था और उसके जवाब में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक मोर्चा और निकाला था। आज राज ठाकरे ने अपने भाषण में सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र में दोबारा हिंदी पढ़ाने का प्रयास सरकार ने किया तो अब की बार वो लोग नहीं, वो स्कूल बंद करवा देंगे। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदेश दिए कि अब से वो जहां भी जाएं, जिससे भी मिले उससे सिर्फ मराठी में ही बात करें। अगर सामने वाले को मराठी नहीं आती तो भी वो उससे मराठी में ही बात करें।
यानी एक बात तो साफ है, आने वाले दिनों में भी मराठी का मुद्दा शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह होगा कि मुंबई महानगर पालिका की चुनाव आते आते मराठी का मुद्दा अपने चरम पर होगा या ठंडे बस्ते में। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। अब आपको सीधे मुंबई दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। दीपेश, ये सिर्फ राजनीति है, चुनाव के मद्देनजर है, या वाकई महाराष्ट्र में ये हिंदी और मराठी वाला मामला चलता है? सही देखिए, महाराष्ट्र में मराठी को लेकर इससे पहले इस तरीके का एग्रेसिव बिहेवियर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं देखने को मिला था, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पिछले कुछ दिनों से अपनाया है। जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी की भी स्थापना होके 20 साल हो गए हैं, लेकिन 20 सालों तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी ने मराठी को लेकर इतना एग्रेसिव नेचर कभी नहीं अपनाया था। इतना तो साफ है सही कि ये कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। चुनाव को लेकर ही मनसे इस मुद्दे को आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक चीज जो मनसे ने इतने पिछले चुनाव में नोटिस की वो ये कि उनको अदर जो दूसरे भाषिक हैं उनके वोट्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी वोटों में कटौती देखने को मिल रही है। अब उनके पास बचे सिर्फ मराठी वोट, तो मराठी वोटों के लिए उसको पूरी तरीके से अपनी तरफ करने के लिए ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एजेंडा है, ऐसा साफ देखने को मिल रहा है। इसलिए हमने जब दोपहर को सभा के आयोजक जो थे मनसे नेता अविनाश यादव, उनसे भी जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, अगर चुनाव के लिए करते तो हम लोगों को नहीं मारते, उनको हाथ जोड़ के उनसे ये करते। लेकिन इसको देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों को मारा जा रहा है वो गैर मराठी हैं, वो मराठी नहीं है। यानी साफ तौर पर जो मराठी वोट्स है उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश जो है वो मनसे द्वारा यहाँ पर की जा रही है। सही, बहुत धन्यवाद दीपेश। दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद कहते हैं पटक पटक कर मारेंगे मराठियों को, तो वहां से जवाब आता है कि आपको समुद्र में डुबो डुबो के मारेंगे। हमारे देश में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र की राजनीति में कथित हनी ट्रैप के इस पर घमासान पर राजनीतिक वार पलटवार भी चल रहा है। कल कांग्रेस के विधायक नाना पटोले ने सरकार पर हनी ट्रैप केस को लेकर हमला किया, तो आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के विरुद्ध फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नाना पटोले के आरोप में कोई दम नहीं, यहां ना कोई हनी है और ना ही कोई ट्रैप। लेकिन कांग्रेस के विधायक नाना पटोले अभी भी अपने आरोप पर अड़े हुए हैं और सबूत दिखाने का दावा कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि आखिर हनी ट्रैप की सच्चाई है क्या? मैंने विधानसभा में ये पेन ड्राइव में हमारे पास पूरा चिट्ठा है। तो हनी है ना ट्रैप है? महाराष्ट्र में कथित हनी ट्रैप रैकेट को लेकर सियासी भूचाल है। 17 जुलाई को कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने विधानसभा में हनी ट्रैप के जो आरोप लगाए थे उसे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। सीएम फडणवीस ने कहा कि नाना भाऊ, यहाँ ना कोई हनी है ना कोई ट्रैप। तुमच्याकडे असला बॉम्ब तर आमच्याकडे दिला तर पाहिजे ना हनी आहे ना ट्रॅप आहे। नाना भाऊ, असं कुठली घटना घडली असेल तर ती मांडली पाहिजे, पण माहोल असा क्रिएट होतोय आजी माजी मंत्री आता सगळे एकमेकाकडे पाहून राहिले। इकडे आजी मंत्री आहे, इकडे माजी मंत्री आहे। हे आजी मंत्री आहे का माजी मंत्री आहे? कोण फसलाय हनी ट्रॅप मध्ये? कुठल्याही आजी माजी मंत्र्याच्या हनी ट्रॅपचं या ठिकाणी तक्रारही नाही, पुरावेही नाही, अशी घटनाही समोर आलेली नाही। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि उन्हें अभी तक हनी ट्रैप की कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि सरकार ने कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत मिली तो वो जरूर जांच करवाएंगे। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने दावा किया था कि ठाणे, नासिक और मुंबई के कुछ लोगों ने मंत्रालय परिसर में मंत्रियों, वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को हनी ट्रैप का निशाना बनाया है। ये मामला राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। पटोले के मुताबिक उनके पास हनी ट्रैप से जुड़े सभी सबूत एक पेन ड्राइव में हैं। उन्होंने कहा कि इस केस में संवेदनशील दस्तावेज लीक होने की आशंका है। आणि मी तुम्हाला मुद्दाहून सांगितलं अध्यक्ष महाराज, माझं माहिती आहे नाशिक, मंत्रालय आणि ठाणे हे त्याचे केंद्रबिंदू आहेत अध्यक्ष महाराज, आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज माझी आपल्याला विनंती आहे, मला अध्यक्ष महाराज गंभीर बाब आहे, अध्यक्ष महाराज
अध्यक्ष महाराज गंभीर बाब है। फडणवीस ने नाना पटोले के आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए जोरदार पलटवार किया और एक आरोपी को कांग्रेस नेता ही बता दिया। नाशिकच्या संदर्भात एका महिलेने तक्रार केली आणि त्यानंतर त्यांनी ती तक्रार परतही घेतली। एका उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या संदर्भात अशा प्रकारची तक्रार होती आणि आपण म्हणजे आता मला काही राजकीय पॉलिटिसाइज करायचं नाही, पण आपण सातत्याने व्यक्तीचा हॉटेल मालकाचा उल्लेख करताय। ती व्यक्ती काँग्रेसचा अध्यक्ष आहे, काँग्रेस पार्टीचा अध्यक्ष आहे। हा नाही पहिले त्याच्यावर इलेक्शन लढले आहे, इलेक्शन आहे बा। नाही हे पंजाब पण नाना भाऊ मी जाऊ द्या, मी तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छितो की अशा प्रकारे सभागृह। लेकिन आज एक बार फिर नाना पटोले ने कहा कि मुख्यमंत्री इतने गंभीर मामले को मजाक में उड़ा रहे हैं जो महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो हनी ट्रैप के बारे में एक पुनः अपने महाराष्ट्र को गुमराह करने का काम जो किया है, वो मानते हैं कि नासिक में गुना दाखिल हुआ। वो जो होटल मालिक है उसकी भी कहानी गलत बताकर पूरे महाराष्ट्र की दिशा भूल करने का काम विधानसभा से किया। हमारा सवाल है कि हनी ट्रैप हुआ है, उसके पुरावे हमारे पास है और हमने बार बार कहा कि हमें किसी का चरित्र हनन नहीं करना है, लेकिन हमें डर है कि महाराष्ट्र के गोपनीय पेपर्स ये एंटी सोशल मूवमेंट के पास गए हैं और इससे महाराष्ट्र को खतरा पैदा हो चुका है। उसके बारे में मुख्यमंत्री बात करने को तैयार नहीं। हमने कहा कि हम अभी बताते, हम पुरावा देते, वो उसके बाद के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि तेरी भी चूक, मेरी भी चूक, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस माध्यम से राज्य के जनता को और विधानसभा को गुमराह करने का काम उन्होंने किया है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सदन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार इन आरोपों को गंभीरता से ले रही है और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आपण या बाबी गांभीर्याने घेतलेल्या आहेत आणि आपल्या निर्देशाप्रमाणे शासनाने देखील नोंद घेतलेली आहे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि महायुति सरकार इस मामले का पूरा सच जनता के सामने रखे। महाराष्ट्र के सारे चैनल्स पे आ रहा है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, जो होम मिनिस्टर है इस राज्य के, वही टिप्पणी कर पाएंगे कि एक्चुअली क्या है। बहुत चर्चा टीवी पे भी हो रही है, असेंबली में चर्चा भी हो रही है। नाना पटोले जी ने कल असेंबली में ये मुद्दा भी उठाया, तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी जो होम मिनिस्टर है वही कह सकते हैं कि सच क्या है। कांग्रेस दावा कर रही है कि सरकार हनी ट्रैप केस को रफा दफा करने के मूड में है, क्योंकि उसे डर है कि अगर मामले में बड़े नामों का खुलासा हो गया तो उसे बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में हनी ट्रैप को लेकर उठे बवंडर को फुल स्टॉप देने की कोशिश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज की। ना कोई शिकायत, ना कोई सबूत, ये कहकर फडणवीस ने विपक्ष को ही निशाने पर लिया। तो वही फडणवीस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप विपक्ष लगाता रहा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कल विधान भवन में हुई हाथापाई के मामले में सख्त रुख अपना लिया है। राहुल नार्वेकर ने विधानसभा सुरक्षा प्रमुख से पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद विधानमंडल के सत्र के दौरान आगंतुकों को पास जारी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आज राहुल नार्वेकर ने बीजेपी के विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी के शरदगुट के विधायक जितेंद्र अव्वाड़ के समर्थकों के बीच हुई मारपीट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों विधायकों से सदन में माफी मंगवाई। इस मामले में जितेंद्र अव्वाड़ के विरुद्ध आज मुंबई पुलिस ने 2 एफआईआर भी दर्ज की है।
त्यासाठी अभ्यंगतांना प्रवेश देण्याची विनंती करण्यात येते. सभागृहाचा सभात्याग करणे तंतोतंत पालन करेल आणि तर अध्यक्ष महोदय सरकार हमसे डरती है. 17 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में हुई मारपीट के बाद सदन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सत्र के दौरान केवल विधायकों, उनके सहयोगियों और सरकारी अधिकारियों को ही परिसर के अंदर आने की मंजूरी दी जाएगी. जो कार्रवाई करनी है और की गई है उसके बारे में मैंने विधानसभा को अवगत किया है, सदस्यों को अवगत किया है और ऐसे प्रकार की घटना विधान भवन में होना ये बहुत ही अनुचित है. संसदीय लोकशाही के ऊपर लोगों का जो विश्वास है उसे मजबूत यदि हमें करना है तो ऐसी घटनाएं विधानसभा में, विधान भवन में फिर नहीं होनी चाहिए. इसके बारे में हमने विधान भवन में अपनी भावना रखी है विधानसभा में और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र विधिमंडल में ऐसी कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो. दरअसल कल शरद गुट वाली एनसीपी के विधायक जितेंद्र आभाड़ और बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर के समर्थकों में मारपीट और गाली गलौज हुई थी. आज दोनों आरोपियों को मुंबई पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ता नितिन देशमुख और बीजेपी कार्यकर्ता सर्जे राव टाकले दोनों आरोपियों को सोमवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है. एनसीपी एसपी कार्यकर्ता नितिन देशमुख के खिलाफ 7 मामले और बीजेपी कार्यकर्ता टाकले के खिलाफ 6 केस दर्ज हैं. टाकले बिना पास के विधानसभा में घुसा था. अब पुलिस जांच कर रही है कि उसे कौन अंदर ले गया था. आज मारपीट केस में एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आभाड़ पर 2 एफआईआर दर्ज की गयी. मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में आभाड़ के खिलाफ पहला मामला विधानसभा परिसर में उनके समर्थकों की मारपीट की वजह से दर्ज किया गया. वहीं मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में ही आभाड़ के खिलाफ दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई है. आभाड़ ने अपने समर्थकों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ कल रात पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया था. उनके खिलाफ पुलिस के कामकाज में बाधा डालने का भी आरोप है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ विपक्ष ने भी मारपीट केस को गंभीर मुद्दा बताया. झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आणि अक्षम्य आहे आणि त्या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील गांभीर्याने घेतलंय, अध्यक्ष महोदयांनी देखील गांभीर्याने घेतलेला आहे आणि नक्की यावर कडक कारवाई करावी अशा प्रकारची सगळ्यांची भावना आहे. अच्छा है ना, लेकिन साथ ही साथ आपका कारोबार भी बदलो ना, कारोबार भी बदलो. सिर्फ नाम बदल कर क्या होगा? नाम बदला अच्छा किया आपने, लेकिन कारोबार भी बदलो. गुंडागर्दी करने वाले आपके अगल बगल घूम रहे हैं, उसमें भी बदलाव करो. कुछ अच्छे लोग ले लो, मतलब मैं नहीं, बाहर के जो है हो. उस बारे में भी चर्चा हुई. हमने उनको ला दिया कि आज पूरे स्टेट के अंदर में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है. कोई किसी को मानता नहीं है, खुलेआम कोई दिल में आए वैसा कर रहा है. कोई चड्डी बनान पहनकर किसी को पीटता है, तो कोई किसी के इशारे पर विधान भवन के परिसर में दादागिरी और मस्ती करता है और हाथापाई करता है, जान से मारने की कोशिश करता है. अगर जहां विधान मंडल के प्रेमाइसेस में अगर इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई तो राज्य के अंदर में कौन सुरक्षित है? यहाँ कोई सुरक्षा किसी की गारंटी नहीं ले सकते. इस तरह की परिस्थिति यहाँ हुई है. यह गंभीर मामला सामने इस माध्यम से आया है. घडलेली घटना अतिशय चुकीची आहे. अशा प्रकारे इथे घटना घडणं हे बिलकुल योग्य नाही. या ठिकाणी माननीय अध्यक्ष विधानसभा आणि माननीय सभापती विधान परिषद यांच्या अंतर्गत हा सगळा परिसर येतो. त्यामुळे माननीय अध्यक्षांनी आणि सभापतींनी याची गंभीर दखल घ्यावी आणि या संदर्भात जी काही कडक कारवाई आहे ती कडक कारवाई माननीय अध्यक्षांनी करावी अशा प्रकारची विनंती मी त्यांच्याकडे केलेली आहे. मला असं वाटतं की अशा प्रकारे एकतर या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक जमा होतात आणि मारामारी करतात, हे या विधानसभेला शोभत. इधर किरकिरी के बाद बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी एसपी विधायक जितेंद्र आभाड़ ने मारपीट मामले में खेद व्यक्त किया. आणि काल जी घटना घडलेली आहे त्याच्याबद्दल मी
खेद व्यक्त करतो, आपली दिलगिरी व्यक्त करतो. काल जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा मी सभागृहातच नव्हतो, मी परिसरात पण नव्हतो. मी जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा मरीन लाईन्समध्ये होतो. त्याच्यामुळे ह्या घटनेशी डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट असा माझा कुठलाही संबंध नाही. कल रात जितेंद्र अभाड़ और उनके समर्थकों ने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया और उनके समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की. ये देखो, ऐसा है कि एफआईआर से नहीं डरता है, कानूनी लड़ाई से कोई नहीं डरता है, लेकिन शब्द की कोई कीमत है कि नहीं है. ये किसी मामूली आदमी का शब्द नहीं है. उस सदन का जो मालिक है वो मालिक का शब्द है. सदन में मुख्यमंत्री की नहीं चलती है, सदन में अध्यक्ष की चलती है. अध्यक्ष कहता है कि मैं छोड़ रहा हूं और बाद में छुप के से दूसरी कार्रवाई होती है. अध्यक्ष को यह शोभा नहीं देता. वहीं शिवसेना कह रही है कि विधानसभा में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. महाराष्ट्र की विशेषता है कि अनेकता में एकता, हमारी संस्कृति सभ्यता हमने हमेशा बरकरार रखा है. और आज जब आप हाथापाई देखते हैं सदन में, अफसोस होता है क्योंकि ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जनता के. नेता और उनके कार्यकर्ता को ये समझना चाहिए कि कैसे पेश आए सार्वजनिक जीवन में. और रही बात, इफ़ वी कॉल पार्लियामेंट द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, विधानसभा इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन महाराष्ट्र. फिलहाल विधानसभा परिसर में मारपीट, गाली गलौज केस पर सियासत थमती नहीं दिख रही. विधान भवन मारपीट मामले में भले ही विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष अधिकार समिति को जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाले इस विधान भवन के दामन पर लगे दाग मिट पाएंगे? इस सवाल का जवाब सरकार शायद ही दे पाएगी. कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक.